स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के जो फिजिक्स पार्ट था आपके, जिनमें 9, 10th और 11 चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो पोर्शन था आपके जो फिजिक्स का वो आपके 15 नंबर का था, तो वो 15 नंबर पूरे हो चुके हैं हमारे। अब केमिस्ट्री आपके जो 10th में 5, 6, 7, 8 लेसन है वो केमिस्ट्री के वो पढ़ेंगे हम। ये हैं आपके जो 16 नंबर का पोर्शन है आपके 10th में केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो 7 चैप्टर है, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो जो परमाणु सिद्धांत है, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। देखो परमाणु होता है मतलब कोई किसी चीज का, मान लो किसी वस्तु का हम तोड़ते हैं उसे, तो उसका तोड़ने पे उसे इतना तोड़ना है कि जो सबसे छोटा कण होता है उसे और अधिक तोड़ नहीं सकते हम, वो होता है आपके परमाणु। अब इसके बारे में बहुत से जो दार्शनिक थे या वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, सबसे छोटा कण यही होता है, ये बताया था। और इसके बाद में एक और बताया था आपके पक्कुदा का व्यायाम थे, का व्यायाम मतलब ये पक्कुदा का व्यायाम आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, महर्षि कणाद के बारे में कभी कभी पूछते हैं तो लेसन में आया हो तो पढ़ लेते हैं हम। पक्कुदा का व्यायाम ने बताया था कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं, ये बताया था। फिर एक और तो आपके ग्रीक दार्शनिक थे, मतलब इंडिया के बाहर के थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। इन्होंने बताया कि इन्होंने जो महर्षि कणाद ने बताया था कि जो सबसे छोटा कण होता है, इन्होंने उनको एटम्स का, और एटम से रिलेटेड आपके ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है उस अविभाज्य या फिर उसको अधिक और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, इसके बारे में बताया था। तो देखो फिर ये चीज इन्होंने केवल अवधारणाएं दी थी, मतलब केवल बताया था कि ये चीज होती है। इन्होंने ना तो कोई प्रयोग किया और कुछ भी ऐसे प्रैक्टिकल करके नहीं बताया कि ऐसा होता है। इन्होंने बस बता दिया कि ऐसा होता होगा, परिकल्पना की एक तरीके से। तो इसको हम अब देखो लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। तो लिखो महर्षि कणाद, पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। ये कहा था महर्षि कणाद ने। ये लगभग 500 ईसा पूर्व कहा था, 500 ईसा पूर्व। फिर दूसरे नंबर पे थे आपके पक्कुदा का व्यायाम। इन्होंने कहा था पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप परमाणु कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। और जो तीसरे दार्शनिक थे वो ग्रीक के थे, इन्होंने डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। इन्होंने कहा था सूक्ष्मतम कण को एटम्स का, और ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से है, मतलब इस एटम्स का जो रिलेशन है वो एटोमियो से है, जिसका अर्थ होता है नहीं काटे जाने वाला या फिर विभाज्य। फिर इन सब के बाद में, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं जो परमाणु के सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए थे, जिन्होंने प्रयोग भी किए और समझाया भी था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, कैसी इनकी संरचना होती है। जो इनमें जो मुख्य मुख्य वैज्ञानिक थे वो आपके थे डाल्टन थे, थॉमसन थे, नील्स बोर थे, रदरफोर्ड थे, मैक्सवेल थे, इन्होंने बताया था। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले दिया था डोल्टन ने। इन्होंने 1808 में ही बता दिया था कि परमाणु की व्याख्या कर दी थी कि परमाणु होता है। तो इन्होंने ये कहा था, मतलब समझाया था कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो आपके एक तो रासायनिक संयोजन, मतलब जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल दिया था, ठीक है। और इन्होंने जो ये थे ब्रिटिश के थे और ये एक स्कूल में अध्यापक थे, तभी इन्होंने ये सब प्रयोग किए। इन्होंने ये कहा कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, जो महर्षि कणाद ने भी कहा था ये, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये भी इन्होंने बताया था।
और इन्होंने ये बताया था कि सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार, रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व है कि मान लेते हैं कोई तत्व है जैसे कि सोडियम है, तो जो सोडियम है उसके जो हम परमाणु करेंगे, मतलब सोडियम को तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते उसके काफी सारे परमाणु हो जाएंगे, तो उनके जो सभी परमाणु हैं वो भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में समान होंगे। ये सब इन्होंने कहा था। और इन्होंने कहा था कि अगर मान लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एक दो तत्व और ले लेते हैं, तो उनके कण जो परमाणु हैं वो हम तोड़ेंगे, सभी के तोड़ेंगे, तो इनके जो कण होंगे वो अलग अलग होंगे, जो परमाणु के जो भार, रासायनिक गुणधर्म होंगे वो अलग होंगे, ये कहा था। और इन्होंने ये कहा था कि जो जो अलग अलग तत्व होते हैं उनमें जो यौगिक बनते हैं वो एक सरल अनुपात के संयोग से बनते हैं, मतलब उनका अनुपात होता है, उसमें से ये यौगिक बनते हैं। लेकिन इसमें ये हुआ कि जो डोल्टन थे उन्होंने वो सारी जो परमाणु की व्याख्या थी वो नहीं कर सके थे, मतलब अन्य कोई और तत्व थे जिनकी वो व्याख्या नहीं कर सके थे। इनमें देखो आपके जो प्रायोगिक जानकारी थी वो नहीं दे पाए, मतलब ये किसी प्रयोग के द्वारा समझा नहीं पाए थे कि मतलब ये चीजें होती है। और परमाणु में उपस्थित, मतलब इसके बाद में खोज भी हुई कि मतलब जो कि ये समझते हैं कि परमाणु में आपके इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, इनकी जानकारी इन्होंने दी नहीं थी। बाद में पता चला था कि ये चीजें भी होती है, तो इस प्रकार इनमें कुछ भी कमियां भी थी। तो अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं। ब्रिटिश के जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु की व्याख्या की। अब सिद्धांत में यह कहा कि यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित था। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु, मतलब इन्होंने क्या क्या बातें कही थी जो इन्होंने बताई थी कि ये होता है। तो मुख्य बिंदु देखो, पहला मुख्य बिंदु है आपके पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो जिन कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होता है, मतलब इसको जो परमाणु होता है उसको और नहीं काटा जा सकता या और नहीं तोड़ा जा सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ये हो गया आपके तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। ओके, पांचवा पॉइंट है आपके परमाणु निश्चित अनुपात का संयोग कर यौगिक बनाते हैं। परमाणु निश्चित अनुपात का संयोग कर यौगिक बनाते हैं। छठा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये एक और पॉइंट था आपके कि रासायनिक क्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। सेम ये ऊर्जा की तरह ही, ऊर्जा जो लेसन था आपके उसमें हमने पढ़ा था कि ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है कि ऊर्जा को हम न तो नष्ट कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार परमाणु को भी न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं इसकी कमियां और सीमाएं, मतलब इन्होंने क्या क्या कमी रखी, क्या क्या सिद्ध नहीं कर पाए कि ये होता है। तो पहली कमी है आपके परमाणु के बारे में पुख्ता वैज्ञानिक प्रायोगिक जानकारी नहीं दी। ये हो गया। दूसरी थी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं दी इन्होंने। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं जो दूसरे वैज्ञानिक थे, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन, जिसे कहते हैं जोसेफ जॉन थॉमसन। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना संबंधी कोई मॉडल दिया था। जो डाल्टन थे उन्होंने केवल बताया था कि ये चीजें होती। ये थॉमसन ने प्रैक्टिकली समझाया था, मतलब संरचना बताई कि ये इस प्रकार होते हैं। तो जब इन्होंने मॉडल दिया तब तक क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी।
तो इनको ये भी समझाना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं परमाणु में, वो भी देखना पड़ा। तो इन्होंने 1898 में ये मॉडल दिया था, 1898 में ये मॉडल दिया था। और इन्होंने ये बताया था कि मतलब बताया था कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है, मतलब धन आवेशित गोला होता है। और ये प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी इन्होंने इसको कहा था। प्लम पुडिंग जो ग्रीक देश में आपके कोई मिठाई होती है उसमें होता है, उसमें जो प्लम और पुडिंग मिठाई के कुछ हिस्से होते हैं उनके द्वारा समझाया था। एक जो क्रिसमस केक होता है, अब क्रिसमस केक में जो काजू बादाम जो भी इलायची वगैरह होती है इन सबको कहा था, कह दिया ये इलेक्ट्रॉन है। और बूंदी के लड्डू जो भारतीय में हम समझ सकते हैं, बूंदी के लड्डू और तरबूज। अब तरबूज में तरबूज का जो लाल भाग होता है उसको कह दिया ये धनावेश है। और जो इसके बीच में जो बीज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। और बूंदी के लड्डू में बता दिया, बूंदी लड्डू में या जो इलायचियाँ वगैरह होती है, बूंदी के लड्डू जो पीला होता है उसको बता दिया कि जो बड़ा हिस्सा होता है वो धनावेश होता है, और जो इलायची या कुछ चीज़ होती है जो अलग दिखती है उसमें उसको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दिया। फिर इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु विद्युतीय जो परमाणु होता है वो आपके उदासीन होता है। मतलब उदासीन का मतलब ये है कि इसमें धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान रहती है, धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान रहती है, ये चीज़ बताई थी। अब देखो ये देखो एक गोले से आपको समझाते हैं कि इसमें देखो आपके जो बाहर वाला भाग है जो धनात्मक गोला है, जो गोल गोल है वो धनात्मक गोला है, और इलेक्ट्रॉन है वो देखो आपके इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके माइनस होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आपके ना तो ऋणावेश होता है और ना ही धनावेश होता है, ये चीज़ें होती है। इसके बाद में ये हुआ कि मतलब इसके जस्ट बाद में आपके रदरफोर्ड ने जो नियम दिया था स्वर्ण पत्र का, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र का जो नियम दिया था ये वैज्ञानिक उनको नहीं समझा सके, मतलब उनके अनुसार ये नहीं समझा सके, जो स्वर्ण पत्र का प्रयोग था उनके अनुसार ये नहीं समझा सके। और जल्द ये जो सिद्धांत था वो आपके ये जो थॉमसन का वो थोड़े दिन चला, फिर ये इसे निरस्त कर दिया गया और ये केवल एक पन्नों के रूप में रह गया, इतिहास के रूप में, कि ये भी कोई वैज्ञानिक थे जे थॉमसन जिन्होंने परमाणु संबंधी प्रथम मॉडल दिया था। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। पहले देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं थॉमसन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन ने की थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, बेसिक जानकारी है। तो अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो ब्रिटिश के जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसे जे थॉमसन कहते हैं, ने 1898 में मॉडल प्रस्तुत किया और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ये चीजें। उसके बाद में सिद्धांत, अब सिद्धांत में देखो, सिद्धांत में ये दिया था कि थॉमसन ने परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए ये मॉडल प्रस्तुत किया। ये कोने में आपको दिख रहे हैं कि जे थॉमसन कैसे दिखाई देते थे। अब हम अगले पेज में देखते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। अब मुख्य बिंदु में पहला मुख्य बिंदु था कि परमाणु धनावेशित गोला होता है, मतलब परमाणु जो धनावेशित गोला होता है, मतलब उसके जो गोला होता है वो धन आवेशित होता है, जिसका आकार 10 की पावर माइनस, तो यहाँ पे माइनस तो नहीं है आपके, यहाँ पे होगा -10, 10 की पावर -10 मीटर के आकार का होता है। यहाँ पे आप -10 मीटर के आकार का होता है। और इन्होंने इसे जो प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। प्लम पुडिंग मॉडल अभी हमने समझ लिया था। और जो भारतीय में देखें तो क्रिसमस केक देखते हो आप, बूंदी के लड्डू, तथा तरबूज में तो आपको सबको पता ही होगा कि मतलब ये होता है तरबूज जो लाल इंसा रहता है बड़ा, उसे कह दिया ये धनावेशित गोला, और उसके अंदर जो बीज थे
उन्हें बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आपके, परमाणु में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान होती है। परमाणु में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान होती है, इसी के कारण परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। ये चीज बता दी थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कमियां, थॉमसन का परमाणु मॉडल की कमियां। कमियां में देखो एक ही कमी थी इनकी कि ये प्रतिरूप रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को नहीं समझा सका, ये चीज थी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दो मॉडल हमने पढ़ लिए हैं, एक था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु मॉडल और एक था आपके जो थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये चीज पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखो रदरफोर्ड का पूरा नाम था आंड्रिस रदरफोर्ड। इनके और इनके जो शिष्य थे, मतलब जो भी इनके पास पढ़ते थे, उन्होंने 1911 में ये मॉडल दे दिया था। और इन्होंने क्या किया था कि एक पतले सोने की पत्ती ली, मतलब झिल्ली ली, पतले सोने की झिल्ली ली, और उस पर क्या है कि मतलब जो He है, हीलियम, उनके जो अल्फा कण होते हैं उनकी पतली सोने की झिल्ली पर आपके बरसात की, उसकी मतलब उस पर कण फेंके, तो बमबारी की। और जो पतली झिल्ली थी वो आपके थी जिंक सल्फाइड से, मतलब जो पतली झिल्ली थी उसको जिंक सल्फाइड से लेपा हुआ था, मतलब उसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड था। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अल्फा कण उस पर्दे पर फेंके और कुछ अल्फा जो जैसे ही वहां पे अल्फा कण फिर टकराए, टकराने पे क्या हुई, वहां पे बिजली की तरह या कुछ चमक उत्पन्न हुई। तो इससे क्या हुआ कि मतलब चमक उत्पन्न हुई तो उससे पता चला कि अल्फा कण किधर जा रहे हैं। उसमें से देखो कुछ तो सीधे निकल गए, देखो डायग्राम दिया हुआ है कि मतलब He के अल्फा कण फेंक रहे हैं इधर से, और ये बीच में झिल्ली है सोने की, और ये गोलाकार प्रतीत आवरण है, और इसमें फैले हुए कण भी देखो लाल लाल, मतलब ये जैसे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरंगों से। और जो अधिकतर जो कण है वो आपके विक्षेपित हो गए थे, मतलब विक्षेपित नहीं हुए थे, वो सीधे निकल गए थे। बहुत ही कम अल्फा कण है वो आपके वापस आए, मतलब जो अपनी दिशा है वो बदली थी। और देखो 2000, मतलब 2000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था। ये चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी। अब देखो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये देखो अल्फा कणों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। ये देखो इसमें जो सीधी सीधी लाइनें आ रही है ये आपके अल्फा कणों द्वारा आ रही है, और जो लाइन सीधी जा रही है उससे ये पता चलता है कि जो अल्फा कण है वो सीधे निकलते हैं। और जो डॉट से दर्शाए हुए हैं, मतलब जो लाइनें तिरछी हो रही है, उसका मतलब ये है कि वो अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं कि इनके सिद्धांत को, और इन्होंने जो अपने स्वर्ण पत्र पर प्रयोग किए थे उनके निष्कर्ष क्या निकले थे। इसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये देखो रदरफोर्ड ऐसे दिखते थे। अब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल स्वर्ण पत्र के प्रयोग से समझाया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में ये मॉडल प्रस्तुत किया था। अब देखो जो अभी तक सारे जो वैज्ञानिक आए थे आपके ब्रिटिश थे, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक नहीं कह सकते, दार्शनिक थे, जो थे महर्षि कणाद और फकुदा काव्याम, वही थे। और उनके अलावा जो भी बाद में वैज्ञानिक ने प्रयोग किए वो सारे ब्रिटिश आए हैं अभी तक। आगे देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे, स्वर्ण पत्र के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण, मतलब उन जो स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया था उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ, कौन कौन सी बातें हमें पता चली। इसमें ये पहली बात ये पता चली कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से सीधे निकल गए, जो सोने की झिल्ली थी वो उससे सीधे निकल गए। दूसरा बात ये पता चली कि बहुत ही कम अल्फा कण विक्षेपित हुए, बहुत ही कम अल्फा कण विक्षेपित हुए, मतलब कुछ ही कण थे जो मतलब
जिन्होंने अपना रास्ता बदला। और तीसरी बात ये पता चली कि 20,000, यहाँ पे 2,000 नहीं है, यहाँ पे 20,000 है। 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। मतलब 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, मतलब जैसे ही हमने उसे फेंका तो वो वापस हमारे पास ही आ गया। इसका मतलब होता है 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया था उससे निष्कर्ष क्या निकला। मतलब उससे उन्हें क्या पता चला कि ये चीजें होती है। अभी हम प्रक्षेपण लिखे थे, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला था। अब निष्कर्ष में उन्होंने लिखा था, मतलब ऐसा उन्हें पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है, मतलब जो परमाणु का लगभग पूरा भाग आपके खोखला होता है और उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब ये बात तो उल्टी हो गई। जैसे कि उन्होंने थॉमसन ने तो कहा था कि धनावेशित होता है और उनमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर भी होती है। धनावेशित होता है तो मतलब उनमें कोई चीज होगी तभी तो वो धनावेशित होगा, ये चीज कही थी। और उसके बाद में कहा था कि मतलब जो कण वापस विक्षेपित हो रहे हैं उनके अल्फा कण, मतलब जो अल्फा कण है वो अपने रास्ते से हट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा उन पर, तभी वो हट रहे होंगे। और ये भी बताया कि जो धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह एकत्रित होते हैं, मतलब पूरा धनावेशित नहीं है, वो कुछ भाग धनावेशित है तो वो एक जगह एकत्र होता है, ये बताया था। और ये बताया था कि जो परमाणु में धनावेश का आयतन है उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु में धनावेश का आयतन, मतलब जो धनावेश है वो तो छोटा है, मतलब छोटी सी जगह धनावेशित है तो उसका आयतन तो कुल आयतन तुलना में बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए इन्होंने कह दिया कि जो पूरा जो परमाणु है वो आवेशहीन है, क्योंकि उसको नगण्य के बराबर मान लिया गया। तो इन्होंने उस धनावेशित जो कण है, जो आयतन है धनावेशित आयतन, उसको इन्होंने नाभिक कह दिया कि ये नाभिक था। अब देखो नाभिक में जी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, ये होती है। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो आपकी होती है 10⁻15 मीटर, ये होती है। देखो आपकी बुक में कुछ मिसप्रिंट है, वहाँ चेक कर लेना आप कि वहाँ पे परमाणु का व्यास दे रखा है, वो व्यास नहीं है, आपके त्रिज्या है। वैसे ही नाभिक का भी व्यास दे रखा है, वो व्यास नहीं है, आपके त्रिज्या है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर, ये होती है। ये चीज़ हो गई। अब देखो अब अब ये हुआ कि जो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, ये देख लिया। फिर इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वर्ताकार पथ में घूमता है, वर्ताकार पथ में घूमता है मतलब गोल गोल घूमता है। और कह दिया कि यही कक्षा है, जो कोष है आगे हम पढ़ेंगे, अभी कक्षा कोष होते हैं, बता दे कि यही कोष है। और बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, मतलब परमाणु का पूरा धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। इन्होंने जो नाभिक कहा था, जब बीच में कहा था कि बीच में धनावेशित है, वो कहा था उसको, फिर वो होता है मतलब कि नाभिक के अंदर ही सारा होता है, जो धनावेशित भाग होता है नाभिक के अंदर होता है, धनावेश तथा द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित एक जगह एकत्र होता है। फिर यही बात जो थॉमसन ने कही थी, एक और बात इन्होंने भी बता दी कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। इसे हम देख सकते हैं, देखो विद्युत उदासीन होता है। इन्होंने कहा था कि जो नाभिक है वो आपके बीच का जो भाग होता है वो आपके पॉजिटिव होता है, और जो बाहर का जो भाग होता है, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ सारे नेगेटिव है, बीच में आपके पॉजिटिव होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ये चीज़ भी बताई थी। और एक चीज़ ये भी थी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो आपके सौर मॉडल है का प्रतिरूप, मतलब सेम उसकी कॉपी बना दी थी, सेम उसकी कॉपी बना दी थी। क्यों, उसमें भी यही बताया गया था कि जो जो नभ जो विभिन्न ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपनी 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 कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इस प्रकार। और ये ज़्यादा कुछ फिर समझा नहीं पाए, मॉडल परमाणु संरचना की व्याख्या इन्होंने नहीं करी।
नहीं की। और इनमें इनकी कुछ कमियां भी थी। देखो कमियों में ये थी कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब परमाणु मेन कहाँ पे होता है, इसकी जगह जगह को की व्याख्या नहीं कर सका। और परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है, कैसी होती है, उसको नहीं कर पाया। इसी के साथ एक मतलब छोटा सा जो मतलब वैज्ञानिक था मैक्सवेल था, इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया था। ये कुछ ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि इन्होंने बस यही बताया कि जो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके घूमता है, मतलब वर्ताकार पथ में घूमता है, और जैसे जितना ज़्यादा ज़्यादा घूमता है फिर वो सर्पिलाकार, फिर जैसे घूमता है तो ऊर्जा खत्म होती है, और ऊर्जा खत्म होने के बाद में वो लास्ट में अंत में गिर जाता है, इस प्रकार होता है। लेकिन ये परंतु वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा था नहीं, तो ये भी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया था। अब देखो इसके निष्कर्षों को हम लिख लेते हैं, लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। लिखो निष्कर्ष। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला व आवेशहीन होता है, पहला ये हो गया। दूसरा, समान धनावेश परमाणु में एक जगह केंद्रित होते हैं, ये भी देखा था हमने। तीसरा, परमाणु में धनावेश का आयतन कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। फिर चौथा धनावेशित आयतन को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, धनावेशित आयतन को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -15 मीटर होती है, ये हो गया। और देखो छठा पॉइंट, परमाणु के रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमते हैं, इस वर्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। सातवां पॉइंट, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ये चीज हो गई थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसकी कमियां, जो रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या रह गई थी। पहली कमी यह थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, समझ लिया हमने। दूसरी, परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर की परिकल्पना। ये इन्होंने अपने जो गुरु थे इनके रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपनी जो मॉडल है वो दिया था। इन्होंने जो परिकल्पना की थी, इसीलिए इनको इनके जो मॉडल कहते हैं नील्स बोर की परिकल्पना। इन्होंने अपनी परिकल्पना 1913 में की थी, 1913 में। ये इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन परमाणु था उसकी संरचना और स्पेक्ट्रम को समझाने का प्रयास किया था। और ये इनमें इन्होंने भौतिक के क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग किया था आपके। अब देखो इन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु केंद्र है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, मतलब इन्होंने बता दिया था कि परमाणु केंद्र में नाभिक होता है, तो धनावेशित कण होता है वो आपके प्रोटॉन होता है। अब इन्होंने कह दिया प्रोटॉन धनावेशित होता है, ये कह दिया। फिर इन्होंने बताया कि जो नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, ठीक है। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। मतलब ये है कि ये जो निश्चित गति करते हैं वो कोश या कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर ये कहलाते हैं। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं या कोश होते हैं वो सेकेंडरी रूप में होते हैं, मतलब एक गोला होता है, ये एक कक्षा हो गई, उसके ऊपर चारों तरफ वापस गोला, तो वो दूसरी कक्षा हो गई, इसे कहते हैं सेकेंद्रीय वर्ग। सेकेंद्रीय वर्ग मैथ में पढ़ाई होगा आपने, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। और ये इनको n से दर्शाया, ये हो गया। अभी इन्होंने बताया कि जो कक्षाएं होती है तो उनको 1 2 3 ऐसे दर्शा सकते हैं, या फिर एक को k, 2 को l, k l m n, ये चीजें हो गई। अब जो जो प्रोटॉन होता है वो आपके बीच में होता है, मतलब जो केंद्र में होता है वही होता है। उसके बाद में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन,
अब प्रथम कक्षा में पता ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रथम कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कम से कम कितने भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्योंकि कम से कम तो वो अपने हिसाब से एक, अगर मान लेते हैं कि समझते हैं किसी घर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी रह सकते हैं, तो कम से कम 0 भी तो रह सकते हैं, 2 भी तो रह सकते हैं, 4 भी तो रह सकते हैं, इसे समझते हैं। मतलब 10 आदमी से ज़्यादा आदमी होते ही उनको 11वें को बाहर निकाल देंगे, दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे। वैसे ये है, अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो तीसरे को बाहर निकाल देंगे। फिर तो अगली कक्षा होती है दूसरी कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके द्वितीय कक्षा में। अब उसमें 9वां आ गया, 8 आ गए, 9वां आ गया तो 9वां को अगली कक्षा में डाल देंगे, उसमें भी 8 रहेंगे। इस प्रकार ये होते हैं, ये हो गया। अब फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ऊर्जा का मतलब जो n का मान बढ़ाते हैं तो नाभिक से दूरी भी बढ़ती है और जी जो ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा बढ़ती है तो जो सबसे पास वाली कक्षा होती है के या फर्स्ट कक्षा होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इससे हम देख सकते हैं कि सबसे कम ऊर्जा के की होगी। फिर इन कक्षाओं का कोणीय संवेग एम वी आर बराबर एन एस बाई 2 पाई, यह इसका गुणज होता है, ये चीज होती है। अब देखो कोणीय संवेग ये क्या होता है। अब देखो हमने सूत्र देखा एम वी आर, तो इसमें देखो एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दिया रहेगा आपको। वैसे बस यहाँ समझने की है, यहाँ पे इनके ये क्या होता है, ये कैसे आया, इनकी कोई जरूरत नहीं, बस समझने की है कि ये चीज होती है। ठीक है, एस बराबर प्लांक स्थिरांक होता है, वी बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, आर बराबर कक्षा की त्रिज्या होती है, ये सब चीजें दी हुई रहेगी, ये चीज होती है। ये इसने परिकल्पना की है, ये हो गया। फिर आगे बताया था कि सब कि देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो एक जो पहले कक्षा में दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अब जो गति के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा समान होगी, ये बताया था इन्होंने। ठीक है, फिर अगला बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करके, अब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करके मतलब बाहर से ऊर्जा ग्रहण करके या तो उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं, मतलब जो उससे ऊपर का, मतलब ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी तो वो जंप करेंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, और कम होगी तो वो निचले स्तर में आ जाएंगे। इससे हम देखो दोस्त ये डायग्राम दे रखे हैं उससे समझ सकते हैं कि देखो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है, मतलब ऊर्जा का अवशोषण मतलब ऊर्जा लेता तो ऊपर ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। देखो ये ऊपर गया वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब ऊर्जा को त्यागता है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया, ये समझ लिया। अब देखो इसमें ये हुआ कि फिर इसकी भी कुछ कमियां रह गई, बोर मॉडल की कमियां रह गई। कमियों में ये था कि मतलब इन्होंने जो परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम था वो एक से अधिक लाइनों में बंटा होता है, जिसका जब इनसे पूछा गया कि ये क्यों होता है तो इन्होंने ये नहीं बता पाए। और रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया होती है, परमाणु जो रासायनिक बंध बनाते हैं प्रक्रिया होती है, उनको भी ये नहीं समझा पाए। फिर एक और इनकी कमी रह गई कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु इस मॉडल के द्वारा नहीं स्पष्ट कर पाए, मतलब जो जिनके इलेक्ट्रॉन अधिक होते थे उनको भी नहीं समझा पाए। इसी के साथ साथ वो जो परमाणु की संरचना ज्ञात करने में लगे हुए थे वैज्ञानिक, इसी के साथ साथ और तत्वों की भी खोज हो गई थी। वो कौन कौन से तत्व थे वो हम बाद में देखेंगे, पहले इनको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। देखो नील्स बोर की परिकल्पना, यह देखो नील्स बोर ऐसे दिखते थे। इन्होंने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना एवं उनके स्पेक्ट्रम समझाने के लिए परमाणु मॉडल दिया। ये चीज नॉर्मल है, बेसिक जानकारी है, ये भी ब्रिटिश के ही थे। ठीक है, आगे देखो अगले वाले पेज में देखते हैं हम नील्स बोर की परिकल्पना के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है आपके परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेश कण प्रोटॉन होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या तथा ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं, ये पथ कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती है और इन्हें n से दर्शाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, n का मान बढ़ाने पर नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा दोनों बढ़ती है।
अभी हमने समझा था। तो सबसे पहले कक्षा पास में के होती है, तो के की ऊर्जा सबसे कम होगी, एल की उससे ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाएगी। 5वां पॉइंट, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय mvr nh/2 होता है। 2 या फिर इसका गुणज होता है, जैसे कि गुण हो गया 1 से 2 से 3 से 4 से, ये हो गया। और mvr ये भी हमने देखा था क्या होता है, ठीक है। h प्लांक स्थिरांक होता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, v इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, r कक्षा की त्रिज्या होती है और पाई का मान 3.14 होता है, ये चीज़ होती है। फिर 6वां पॉइंट देखते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है, ये देखा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 7वां पॉइंट, मुख्य बिंदु का 7वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तर में या ऊर्जा खोकर निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कमियां, बोर मॉडल की कमियां या सीमाएं। पहली कमी है, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सका या इसके द्वारा नहीं स्पष्ट किया जा सका। दूसरी कमी है, परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बंटा होता है, इसका कारण भी ये स्पष्ट नहीं कर सके। ये हो गए हमारे इसके जो परमाणु के बारे में जो भी वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या क्या दिया था, मॉडल दिए थे, उनके बारे में हो गया। कल से हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, मतलब जो भी तत्व मिले थे उनके वर्गीकरण की आवश्यकता हुई थी, वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।